नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैन शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलते हैं, इतनी रिसर्च आपके लिए लेकर आते हैं जो रिसर्च आपको कहीं और नहीं मिलती, और इसलिए हम कहते हैं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं यहां से। सबसे पहले आपको बताऊं आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। पहलवानों के वो सबूत जो बृजभूषण शरण सिंह को जेल भिजवा देंगे। राकेश टिकैत की नई धमकी, मोदी के खिलाफ 9 जून को क्या होगा। रेसलर्स के लिए बैठी खाप पंचायत में आपस में ही दंगल क्यों हो गया। वो एक सबूत जो दिल्ली पुलिस को बताएगा बृजभूषण सच्चे या झूठे, आज इसकी बात होगी। इसके अलावा राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताया कि धर्मनिरपेक्ष है मुस्लिम लीग, लेकिन जब हमने मुस्लिम लीग के धर्मनिरपेक्षता का टेस्ट किया तो क्या निकल कर आया, आज आपको दिखाऊंगा। राहुल की दुकान में मुस्लिम प्रेम, हिंदुत्व से नफरत बिकती है क्या। ओवैसी और मुस्लिम लीग के दिल में सिर्फ मुसलमान है या पूरा हिंदुस्तान, आज इसका टेस्ट करके बताऊं। मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताना राहुल का मोदी विरोधी प्लान का हिस्सा है, इसकी भी बात होगी। इसके अलावा अतीक की पत्नी शाइस्ता को मारने की प्लानिंग किसने बना ली है। शाइस्ता देखती रह गई और अतीक अशरफ के गैंग पर नई लेडी डॉन का कब्जा हो गया। और आखिर में आपके बड़े काम की खबर, आपके पैन और आधार कार्ड से कौन गुपचुप कंपनी खोल चुका है, आपको पता है क्या। 6 लाख लोगों को पता भी नहीं चला और 15,000 करोड़ रुपए का चूना कैसे लग गया। आज बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखिएगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहली क्लास। ओडिशा के बालासोर में एक ट्रेन हादसे का शिकार हो गई है। खबर है कि बालासोर के बहानगा रेलवे स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की एक मालगाड़ी से टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। 2 ट्रेनों की इस टक्कर में कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। हादसे की खबर मिलते ही राहत और बचाव की टीमों को तुरंत घटनास्थल की तरफ रवाना किया गया है। हादसे वाली जगह पर राहत और बचाव का काम जारी है और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के इंतजाम किए गए। दिल्ली सचिवालय से ऑपरेशन शीशमहल से जुड़ी फाइलें गायब होने के मामले में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। विजिलेंस सचिव YVVJ राजशेखर ने फाइलें गायब होने की शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 16 मई की रात 2 बजे 3 संदिग्ध सचिवालय के CCTV कैमरे में राजशेखर के कमरे में दाखिल होते दिखते हैं। राजशेखर ने LG को दी अपनी रिपोर्ट में CM केजरीवाल के बंगले से जुड़ी फाइलों से छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया था। हिंसा प्रभावित मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का असर देखने को मिलने लगा है। गृह मंत्री की अपील के बाद वहां उपद्रवियों ने बड़ी तादाद में अपने हथियार सरेंडर किए। पिछले 24 घंटे के अंदर मणिपुर में उपद्रवियों ने 140 से ज्यादा हथियार पुलिस के सामने सरेंडर कर दिए हैं। इनमें AK-47, लाइट मशीन गन और इंसास राइफल शामिल है। साथ ही धीरे धीरे शांति की तरफ बढ़ते मणिपुर के 5 जिलों में कर्फ्यू भी हटा लिया गया है। जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने फौरी राहत दी। सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात के लिए 7 घंटे की सशर्त जमानत दी गई। कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए मनीष सिसोदिया को यह जमानत मिली है, लेकिन इस दौरान कोर्ट ने साफ कहा है कि सिसोदिया न तो मीडिया से बात करेंगे, न मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दमोह के स्कूल में चल रही अल्लामा इकबाल की कविता पर बैन लगा दिया। स्कूल में इकबाल की कविता प्रार्थना के वक्त गाई जाती थी। स्कूल में छात्राओं के लिए सिर पर स्कार्फ बांधने का नियम भी था। CM शिवराज सिंह ने कहा कि MP में ऐसी हरकतें नहीं चलेंगी। प्रधानमंत्री जो शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं वही MP में भी लागू होगी। कुछ दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी अल्लामा इकबाल को कोर्स से बाहर कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के आखिर में अमेरिका का दौरा करेंगे। इस दौरान 22 जून को वो अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के लिए डिनर का कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आधिकारिक यात्रा के लिए अमेरिका आमंत्रित किया है। दिन भर के रिवीजन के बाद अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें पहलवानों के उन सबूतों का चैप्टर जो बृजभूषण शरण सिंह को जेल भिजवाएंगे। वो एक सबूत जो दिल्ली पुलिस को बताएगा कि बृजभूषण शरण सिंह सच्चे हैं या झूठे। इसके अलावा आपको राकेश टिकैत की नई धमकी के बारे में बताऊंगा। PM मोदी के खिलाफ 9 जून को
क्या होने वाला है और रेसलर्स के लिए बैठी खाप पंचायत में आपस में दंगल क्यों हो गया, सबसे पहले इसका चक्कर। पहलवान के मामले में चल रहे दंगल के नए राउंड में बृजभूषण शरण सिंह बैकफुट पर दिख रहे हैं, क्योंकि आज एफआईआर की डिटेल्स भी सामने आ गई और उधर बृजभूषण शरण सिंह 5 तारीख को जो शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे थे, उसका प्लान भी ऐसा लगता है जैसे डिरेल हो गया, क्योंकि पहलवानों के मामले में जिस तरह से खाप पंचायतें लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, दबाव बनाया जा रहा है, वैसी ही प्लानिंग बृजभूषण शरण सिंह ने भी की थी। मैंने आपको कल ही बताया था, जिसमें वो 5 जून को अयोध्या में रैली करने वाले थे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी रणनीति बदल दी है। शायद उन्हें लग गया कि शक्ति प्रदर्शन दिखाने से उनका उल्टा नुकसान हो सकता है, क्योंकि मामला कानूनी है, संवेदनशील है और पुलिस अब तक जांच में जुटी हुई है। इसलिए कोई रैली, कोई सभा या कोई सार्वजनिक तौर पर कोई जवाब देने में समझदारी नहीं है। शायद उनको यह लगा, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मैं अब रैली नहीं करूंगा, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी है। इसलिए आप देखिए कि बृजभूषण शरण सिंह की अयोध्या वाली रैली फिलहाल के लिए कैंसिल हो गई। रैली कैंसिल होने की बड़ी वजह यह बताई गई कि अयोध्या प्रशासन ने बृजभूषण शरण सिंह को रैली की इजाजत ही नहीं दी। प्रशासन की तरफ से वजह दी गई कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, उसे लेकर कुछ इवेंट्स होने वाले हैं, इसलिए रैली को इजाजत नहीं दी गई। अभी अपने आप में बड़ी अजीब बात है कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर ऐसा क्या कार्यक्रम हो रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह की रैली नहीं हो सकती थी। और बृजभूषण शरण सिंह 5 को नहीं 6 को भी तो रैली कर सकते थे, उन्होंने रैली नहीं करने का फैसला क्यों किया? हालांकि रैली कैंसिल होने के पीछे बृजभूषण शरण सिंह अपने तर्क दे रहे। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखा, कहा कि सत्ता और विपक्ष में रहते हुए उन्होंने सभी जातियों, समुदायों और धर्मों के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया है। इन्हीं कारणों से उनके राजनीतिक विरोधियों ने झूठे आरोप लगाए हैं। आज की स्थिति में कुछ राजनीतिक दल विभिन्न स्थानों पर रैलियां कर प्रांतवाद, क्षेत्रवाद और जातीय संघर्ष को बढ़ावा देकर सामाजिक समरसता को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। 5 जून को अयोध्या में एक संत सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, ताकि पूरे समाज में फैल रही बुराई पर विचार किया जा सके। लेकिन अब जबकि पुलिस आरोपों की जांच कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के गंभीर निर्देशों का सम्मान करते हुए जन चेतना महारैली 5 जून अयोध्या चलो कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब इसमें बृजभूषण शरण सिंह जो कह रहे हैं, उसमें कई कॉन्ट्राडिक्शन है। वो कह रहे हैं समाज को एकजुट करने के लिए यह रैली हो रही थी, और कल ही हमने आपको सुनाया था कई साधु संत कह रहे थे कि पॉक्सो एक्ट में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें सुधार होना चाहिए, इसके लिए रैली हो रही है। तो दोनों बातें तो मैच ही नहीं हो रही। दूसरा, बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है। तो बॉस, वो तो आपने जब रैली का ऐलान किया था तब भी कोर्ट में था। अभी कल रात में 1 बजे थोड़ी पहुंचा है कोर्ट में गया था। या पुलिस जांच कर रही है, ऐसा तो नहीं है कि पुलिस ने कल ही जांच शुरू की हो, जब आपने रैली की घोषणा की थी तब भी कर रही थी। यानी ऐसा लग रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह को या तो ऊपर से किसी ने हड़काया है, या फिर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है और उस पर लीपापोती की कोशिश कर रहे हैं। उधर जिन लोगों ने पहलवानों की लड़ाई का मोर्चा संभाला है, वो लोग खाप पंचायतों के जरिए अल्टीमेटम देने में जुट गए। भाई ये अलग लेवल पे चल रहे हैं। इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया राकेश टिकैत ने। कल एक खाप महापंचायत यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई थी। आज एक महापंचायत हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुई। कुरुक्षेत्र की महापंचायत में सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि 9 जून तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो ही जानी चाहिए। यह कौन सी डेट है भाई कि 9 जून को हो ही जानी चाहिए? पुलिस जो जांच कर रही है वो राकेश टिकैत पूरी करके देंगे क्या? और अभी बताऊंगा पुलिस क्या जांच कर रही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर 9 जून तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो पहलवानों को लेकर फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर जाएंगे और पूरे देश में पंचायत की जाएंगी। महापंचायत में यह कहा गया कि बृजभूषण की गिरफ्तारी के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार के पास 9 जून तक का टाइम है। इसमें पहलवानों के खिलाफ दर्ज केस भी हटाए जाएं और बृजभूषण को अरेस्ट भी किया जाए। राकेश टिकैत का यह अल्टीमेटम सुन लीजिए एक बार, फिर आगे की बात बताता हूं। हमारे साथ राकेश टिकैत मौजूद है। राकेश जी, आज की इस महापंचायत में क्या हुआ है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ। ये खाप पंचायतों की मीटिंग आज थी और इसमें ये रहा है कि 9 तारीख तक का सरकार के पास में भी टाइम है, बस इसकी गिरफ्तारी कर ले।
आप पंचायत के लोगों से बातचीत कर ले। आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति ये रहेगी, अगर नहीं इस पे करते तो हम पूरे देश भर में पंचायतें करेंगे। आज आपने एक तंज भी कसा था, कुछ लोग यहाँ आए हैं माहौल खराब करने के लिए, क्या कहेंगे आज जो बवाल हुआ यहाँ? बवाल हुआ तो ये तो क्रांतिकारी भाई, सरकार बवाली तो करवावे और सरकार क्या कौन करवावे? थे ये लोग? सरकारी लोग हों कुछ ये सब जगह आया करे। हाँ तो रहे भाई, माहौल बिगड़ जाए, अंत आकर का कोई फैसला नहीं, अंत चले जाए, यही उनका मकसद था। लेकिन हमें था ये कुछ भी करे ना करने दो, आप बैठो, हमें पता था तो पहले से शुरू से ही पता हमको। एकता के साथ ये पूरा फैसला हुआ है? पूरा एकता के साथ में फैसला, कोई मतभेद नहीं है? कोई मतभेद नहीं है। राकेश टिकैत जिन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है, मैंने आपको पहले ही कहा था, इन्होंने तो हाईजैक कर लिया है। अब तो पहलवानों का आंदोलन रहा ही नहीं, अभी तो राकेश टिकैत का आंदोलन हो गया है, नरेश टिकैत का आंदोलन हो गया है। वो धमकी दे रहे हैं एक तरह से कि 9 तारीख तक कर लो ब्रिज को गिरफ्तार। पहलवानों के समर्थन में आज जो खाप पंचायत बुलाई गई थी, उसमें खुद ही दंगल हो गया था। खाप पंचायत के सदस्यों के बीच ही किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई थी और भयंकर मारपीट तक की नौबत आ गई थी। इसकी वजह से काफी देर तक वहां हंगामा भी होता रहा। एक बार देखिए वहां क्या हुआ। अरे थोड़े आपने दो बोलना, एक कोई बात नहीं, शांति रखो। हाथ उड़वाने सरदारी की बैठ जाओ, हाथ उड़वाने बैठ जाओ, तो क्या मैं बात करेंगे तो खुद जा रहे। खाप पंचायत बुलाई गई थी पहलवानों के मामले में फैसला लेने के लिए, वहां खुद ही दंगल हो गया और इसी की लिपापोती कर रहे थे राकेश टिकैत कि ये सरकारी लोग, मतलब जो इनकी तरफ से बोल दे वो सही आदमी और जो दूसरी बात कह दे वो सरकारी आदमी हो जाता है। बृजभूषण शरण सिंह बैकफुट पर इसलिए भी दिख रहे हैं क्योंकि आज पहली बार उनके खिलाफ एफआईआर की डिटेल सामने आई। उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई। एक एफआईआर तो नाबालिग के यौन शोषण से जुड़ी हुई है, दूसरी एफआईआर में कुछ और महिला पहलवानों के आरोप है। अब तक सबको पता था कि भाई एफआईआर हुई है, लेकिन जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई उन लोगों ने अपनी शिकायत में कहा क्या क्या, डिटेल बताई कि बृजभूषण शरण सिंह ने किया क्या, आरोप क्या लगाया, जिसे पुलिस को जांच में देखना है कि वो आरोप सही है या नहीं। आज पहली बार वो सामने आया है। पहले आपको नाबालिग के यौन शोषण से जुड़ी एफआईआर की डिटेल बताता हूं। नाबालिग के पिता ने एफआईआर में जो बताया है उसके मुताबिक साल 2022 में रांची में नेशनल गेम्स हुआ था, जहां पीड़िता ने गोल्ड मेडल जीता। पीड़िता को बधाई देने और उसके साथ तस्वीर खिंचवाने के बहाने आरोपी बृजभूषण शरण सिंह ने पीड़िता को अपनी तरफ इतनी मजबूती से खींचा कि वो हिल भी नहीं पाई, कंधे पर हाथ लगाया और छाती को छुआ। यह पीड़िता उस नाबालिग के पिता ने आरोप में लिखवाया है एफआईआर में। पिता के मुताबिक पीड़िता को गलत तरीके से छूते हुए आरोपी बृजभूषण ने यह भी कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मेरे साथ कांटेक्ट में रहना। एफआईआर में आगे अपनी शिकायत में पीड़िता के पिता ने यह भी बताया कि रांची में हुई घटना के कुछ दिनों बाद आरोपी बृजभूषण ने पीड़िता को होटल में बुलाया और पीड़िता को अपनी तरफ खींचा और फोर्सफुली फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश की। इस बात से घबराई पीड़िता बृजभूषण के कमरे से भाग गई। पीड़िता के पिता का यह भी आरोप है कि पीड़िता के विरोध की वजह से आरोपी बृजभूषण ने अपने पद का दुरुपयोग किया, नियमों की अनदेखी की ताकि पीड़िता को खेलने से रोका जा सके। और उसकी भी डिटेल दी गई है कि कैसे पीड़िता को उस ग्रुप में डाल दिया गया जिसमें बड़े अच्छे रेसलर्स थे, मुश्किल उसका मुकाबला हो गया। अच्छा, यह भी कहा गया कि ऐसे मैचेस रखे गए, रेफरी जो है वो एक खिलाड़ी के प्रदेश से था जो कि नियमों की अनदेखी थी। इस तरह के कुछ आरोप इस एफआईआर में लिखवाए गए। यह डिटेल पहली बार सामने आ रही है और इन्हीं डिटेल्स की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। बृजभूषण के खिलाफ दूसरी एफआईआर में कई दूसरी महिला पहलवानों के आरोप भी, इसकी भी डिटेल्स सामने आई है। जैसे एक पहलवान ने आरोप लगाया कि महिला पहलवानों को अकेले में बृजभूषण सिंह बुलाते थे और अजीब सवाल करते थे।
सेक्सुअल फेवर के बदले ट्रीटमेंट का खर्चा उठाने की बातें किया करते थे। इसी तरह से एक और पहलवान ने बृजभूषण सिंह पर आरोप लगाया कि जब वो प्रैक्टिस कर रही थी तो उनकी टी शर्ट के अंदर हाथ डाल दिया था बृजभूषण ने, पेट और सीने पर हाथ लगाया। बृजभूषण इस बहाने हाथ लगाते थे कि सांस चेक कर रहा हूं, ये रेसलर ने आरोप लगाया। जब धरने पर बैठी तो पीड़ित के पति को धमकी दी गई और अंजाम भुगतने की बात कही। तीसरी पहलवान ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि चैंपियनशिप खत्म होने के बाद फोटो खिंचवाने के बहाने शरीर के पिछले हिस्से पर हाथ लगाया बृजभूषण शरण सिंह ने। एफआईआर में चौथी पहलवान का आरोप है कि सेक्सुअल फेवर मांगा गया, मतलब मेरे साथ फिजिकल संबंध बना लो। मना किया तो एक कंपटीशन के लिए वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया। पांचवी पहलवान का आरोप है कि उसके पास फोन नहीं था तो बृजभूषण उसकी मां के नंबर पर फोन करते थे, अजीब सवाल पूछते थे, अपने बारे में पूछते थे कि उन्हें वो कैसे लगते हैं, कुछ चाहिए तो बताना। इसके अलावा वर्कआउट सप्लीमेंट के बदले शारीरिक संबंध बनाने की मांग कर रहे थे। गोल्ड मेडल जीता तो होटल के कमरे में बुलाया और जबरदस्ती गले लगा लिया, यह भी एफआईआर में लिखवाया गया है। छठे पहलवान ने आरोप लगाया कि वो एक होटल के रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। बृजभूषण ने टी शर्ट में हाथ डाल दिया और हर जगह छुआ, फिर कहा सांस चेक कर रहा हूं। अपने ऑफिस में अकेले बुलाया, गलत तरीके से हाथ पैर को छुआ। वो पति के साथ आई थी, पति को ऑफिस के से बाहर कार में बैठने के लिए कहा। दोनों एफआईआर में जो भी आरोप लगाए गए हैं उन्हीं की जांच पुलिस अभी कर रही है और इसीलिए वक्त लग रहा है। और जो भी आरोप है वो 2012 से 2022 के बीच के, यानी 10 साल। तो पुलिस जो है वो 10 साल पीछे की चीजें खंगाल रही है। हालांकि इसमें से ज्यादातर आरोप 2018 के, उसके लिए भी पुलिस को 5 साल पहले की चीजें खंगालनी पड़ रही है। और राकेश टिकैत एंड जो उनके समर्थक लोग हैं वो इस बात पर अड़े हैं कि बस आज ही पुलिस फैसला सुना दे, आज ही अरेस्ट कर ले। एफआईआर में जो भी आरोप लगाए गए हैं उसमें साफ बताया गया है कि यह घटना कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई, उस वक्त वहां कौन मौजूद था। इन आरोपों के हिसाब से कुछ तथ्य हैं जो पुलिस को तलाशने होंगे, जिसके बाद ही यह साबित हो पाएगा कि बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप सही हैं या गलत। कौन से सबूत पुलिस को चाहिए होंगे इस मामले में आपको सुनना चाहिए। जैसे जिस होटल का जिक्र है कि कमरे में बुलाया था, तो पुलिस को उस होटल में जाकर पता करना होगा, रजिस्टर चेक करो, सीसीटीवी चेक करो कि क्या घटना वाले दिन बृजभूषण उस दिन होटल में थे या नहीं थे। जिस टाइम पे बताया जा रहा है उस दिन उस होटल के कमरे में थे या नहीं थे। वो लड़की सीसीटीवी फुटेज में कमरे में जाती दिख रही है या नहीं दिख रही है। बृजभूषण शरण सिंह के मोबाइल की लोकेशन से भी पता लगाया जा सकता है कि उस वक्त उस दिन की उनकी मोबाइल लोकेशन कहां की बता रही है। भाई उस कमरे की, उस जगह की बताएगी तो इसका मतलब वो वहां है। इसके अलावा होटल की सीसीटीवी, एंट्री रिकॉर्ड, ये सभी से भी पता चल सकता है। होटल सीसीटीवी फुटेज से यह भी पता लगाया जा सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह कब, कहां, किधर गए। होटल की लॉबी की सीसीटीवी से यह भी पता लगाया जा पाएगा कि उनके कमरे में कौन अकेला गया था। जो लड़की आरोप लगा रही है वो उसी टाइम पर कमरे में गई अकेली या नहीं, वो सब सीसीटीवी में होगा। अच्छा, इतना ही नहीं, उस लड़की के पास भी अगर मोबाइल रहा होगा तो उस लड़की का भी मोबाइल लोकेशन उस कमरे का दिखाएगा, उस जगह का दिखाएगा। होटल के रेस्टोरेंट में हुई घटना के बारे में भी सीसीटीवी से पता चल सकता है। दूसरी बात, बृजभूषण पीड़िता के नंबर पर फोन करते थे, तो ये तो कॉल रिकॉर्ड से पता चल जाएगा कि करते थे कि नहीं करते थे। इसमें पीड़ित पहलवान की मां की गवाही भी इंपॉर्टेंट होगी, जिसके मोबाइल फोन पर बृजभूषण कथित तौर पर फोन करते थे। मां बताएगी ना, भाई कहा जा रहा है कि अजीब सवाल पूछते थे कि मैं कैसा लगता हूं, तो ये सब बातें मां भी बताएगी, पुलिस जाएगी, पूछेगी या पूछ रही होगी अब तक। तीसरी बात, एफआईआर में यह भी आरोप लगे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह ने ऑफिस में बुलाकर शोषण किया। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे, बाकी के कर्मचारी और पीड़िता के पति के बयान से सब कुछ पता लगाया जा सकता है। चौथी बात, एफआईआर में आरोप लगा कि नाबालिग को इवेंट के दौरान मेडल जीतने पर जबरदस्ती अपनी तरफ खींचा
और तस्वीर लेने के बहाने गलत तरीके से छुआ। तो इस इवेंट के दौरान की तस्वीरें भी जरूर होंगी। जो तस्वीरें पीड़िता के साथ खींची गई वो सबूत के तौर पर काम आ सकती। कहा जा रहा है बहुत जोर से पकड़ रखा था, वो तो तस्वीर में वीडियो में सब आया होगा। इसके अलावा उस वक्त वहां पर कई लोग मौजूद होंगे, उनकी गवाही भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि भाई ऐसा हुआ नहीं हुआ। लेकिन कई बार कहा जा रहा है प्रैक्टिस करने के लिए हाथ डाल देते थे टी शर्ट में चेक करने के लिए कि भाई सांस ठीक है कि नहीं। ऐसा कई लड़कियों ने एफआईआर में लिखाया है। क्या यह किसी के सामने हुआ नहीं हुआ, सीसीटीवी में आया? तो पुलिस का काम भी इतना आसान नहीं है। कुछ लोग हड़बड़ी में है कि बस आज फांसी दे दी जाए, इतनी सारी चीजों को जोड़ना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखनी होगी कि ऐसे संवेदनशील मामलों में कोर्ट बहुत सजग रहता है। इन मामलों में पीड़िता का बयान सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद पुलिस की तरफ से जमा किए गए सबूत सबसे अहम होते हैं। अगर पीड़िता जो कह रही है और जो सबूत पुलिस लाती है उससे यह सिद्ध हो जाता है कि घटना के दौरान बृजभूषण वहीं पर मौजूद थे और उसके गवाह भी मौजूद हों कि भाई हां ये आदमी वहां था और हमने देखा था ये लड़की उस कमरे में गई थी, तो ज्यादातर मामलों में कोर्ट पीड़िता के पक्ष में ही फैसला देता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अंदर का कोई वीडियो होना चाहिए कि कमरे में क्या हुआ यह भी पता लगे। नहीं, पीड़िता कह रही है कि वहां गई थी, उसकी लोकेशन वहां दिख जाए, कोई देखा हो भाई वहां गई थी, सीसीटीवी फुटेज हो। ऐसे में कई ऐसे मामले रहे हैं जिसमें कोर्ट ने माना है कि इसका मतलब बात सही है, आरोप सही है। क्योंकि कोर्ट मुख्य तौर पर यह देखता है कि कई लड़कियों ने मिलकर एक ही जैसे आरोप एक ही व्यक्ति पर लगाए हैं जो पावरफुल पोजीशन पर है। ऐसे केस में घटना की अगर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं भी है, कोई चश्मदीद भी नहीं है जिसके सामने ऐसा हुआ हो, तो भी बावजूद इसके कोर्ट इस मामले में पीड़ित के बयान, गवाहों के बयान, परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाता रहा है। इसलिए बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो एफआईआर में बातें लिखी गई हैं उनको लेकर पुलिस की जांच सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसलिए पुलिस अगर इन तथ्यों को लेकर आए, सारी चीजें जुड़ जाएं, तो अपने आप में सब कुछ स्थापित करने के लिए कई वजह हो सकती है, कई चीजें सामने आ सकती है। भाई कहा जा रहा है होटल में हुआ, आजकल किस होटल में सीसीटीवी फुटेज नहीं होता? अब 2018 का है, हो सकता है 2018 का फुटेज सेव हो ना हो, यह एक प्रश्न हो सकता है। लेकिन मोबाइल की लोकेशन, बृजभूषण शरण सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड, खिलाड़ियों का ट्रैक रिकॉर्ड, सारी चीजें जो हैं वो देखी जाएंगी। लेकिन इस बीच पुलिस अपना काम कर रही है और इस मामले को कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया जाए उसमें भी कुछ लोग लगे हुए हैं। पाठशाला में अब राहुल गांधी की मुस्लिम लीग का चैप्टर, जिसे उन्होंने सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट दिया है कि भाई मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष है, इसका हमने टेस्ट किया तो उसमें क्या निकला, आइए आपको दिखाता हूं। हमारे यहां राजनीति में बरसों से जिस एक शब्द को वोट खींचने का सबसे बड़ा टूल बना लिया गया है वो शब्द है सेक्युलरिज्म, सेक्युलर। अच्छा, जब संविधान बना तो सेक्युलरिज्म शब्द उसमें था भी नहीं, लेकिन बाद में इसको जो है संशोधन करके संविधान में डाला गया। किसी को सेक्युलर बताना, किसी को कम्युनल बताना, यह सब वोट बैंक वाली राजनीति का हिस्सा रहा है। यह किसी से छुपा तो है नहीं। सेक्युलरिज्म के नाम पर कैसे तुष्टीकरण इस देश में होता रहा है वो तो सबने देखा है भाई। इसमें हिंदुओं की बात करने वालों पर कम्युनल होने का ठप्पा लग जाता है। आप जैसे हिंदू के बारे में बात कर दीजिए, अरे ये कम्युनल है, ये हिंदुओं की बात करता है। और अल्पसंख्यकों और खास तौर पर मुसलमानों की बात करने वाली पार्टी को सेक्युलर होने का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, ओह यू आर सेक्युलर। आज भी यही राजनीति चल रही है। फर्क बस इतना है कि आज इस राजनीति के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर राहुल गांधी बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शायद उन्हें दिख गया है कि कर्नाटक में जैसे एक तरफा मुसलमानों के वोट भर भर के मिल गए, वैसे ही उन्हें आगे पूरे देश में मिल गए, तो फिर उनके लिए 2024 की लड़ाई में कुछ काम बन सकता है। इसलिए राहुल गांधी उस मुस्लिम लीग को भी 100% सेक्युलर बता रहे हैं जिस मुस्लिम लीग के
ने सिर्फ मुसलमानों के वोट पर वोट खुद टिकी हुई है और जिसकी विचारधारा में सिर्फ मुस्लिम हितों की बात है। पहले एक बार राहुल गांधी को सुन लीजिए, उन्होंने अमेरिका में कहा क्या है, जिससे भारत की राजनीति में बड़ा बवाल हो रहा है। फिर आपको बताऊंगा पूरे फैक्ट्स और सबूत के साथ कि राहुल गांधी जिस पार्टी को, मुस्लिम लीग को, सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। पहले राहुल जी को सुन लीजिए। Says you talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग कंप्लीटली सेक्युलर पार्टी, मतलब 100% धर्मनिरपेक्ष पार्टी। मुस्लिम लीग का धर्म से कोई लेना ही देना नहीं है, ये राहुल बाबा ने कहा है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग के बारे में जो लोग सवाल कर रहे हैं, ऐसे लोगों ने मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ा नहीं। अब जब मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा मुस्लिम लीग के बारे में, तो आपके मन में सवाल आएगा कि राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, और नहीं पढ़ा तो उनको भी पाठशाला का वीडियो दिखाइए। क्योंकि आज हमने राहुल गांधी का यह बयान सुनने के बाद, एक तो पहले ही मुस्लिम लीग सेक्युलर है, ये सुनते ही किसी के भी कान जो हैं वो सीधे खड़े हो जाएंगे। नाम में ही मुस्लिम लीग है, नाम में ही मुस्लिम है और ये सेक्युलर है। तो हमने लेकिन राहुल गांधी की बात सुनी तो हमने कहा और पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं। पाठशाला में हम बोलते हैं आपको कि बिना रिसर्च के हम कोई बात नहीं करते। तो हम आपको बताते हैं कि मुस्लिम लीग कितनी सेक्युलर है, हमारे पढ़ाई में, हमारी रिसर्च में क्या नहीं। पहले तो जिस पार्टी का जिक्र राहुल गांधी ने किया उसका पूरा नाम आपको बता देता हूं। आप मुस्लिम लीग सुन रहे हैं, उसका पूरा नाम, जिसे राहुल गांधी धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसका पूरा नाम है IUML, यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग तो इसको लोग शॉर्ट फॉर्म में मुस्लिम लीग बोल देते हैं, उसका पूरा नाम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। अब बॉस, मुझे तो पहली बात यही नहीं समझ में आती, जिस पार्टी ने इतने खुल्लम खुल्ला अपनी नाम में मुस्लिम डाल रखा है, सीधा मतलब मुस्लिम लीग ही खुद को बता रही है, और जिस पार्टी के नाम से ही लग जाता है कि मुसलमानों को इकट्ठा करने का मकसद और मंच है, उसे धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर कैसे कह सकते हैं, ये तो राहुल गांधी ही जानते हैं। खैर, हमने कहा नहीं, सिर्फ नाम पे नहीं जाते, थोड़ा और देखते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग दरअसल केरल की एक क्षेत्रीय पार्टी। केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन UDF यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी शामिल है। UDF, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस के बाद इसमें UDF के अंदर दूसरी बड़ी पार्टी है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग केरल में मिलकर चुनाव लड़ते हैं और लड़ते रहे हैं, और इनका गठबंधन करीब 50 साल से चल रहा है। तो राहुल गांधी क्यों मुस्लिम लीग को सेक्युलर बता रहे हैं, आप समझ सकते हैं। 50 साल से कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ है। 2021 में हुए केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 91 सीटों पर और IUML यानी मुस्लिम लीग ने 27 सीटों पर चुनाव लड़ा। केंद्र की राजनीति में भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहयोगी रहे। UPA सरकार के दौरान इंडियन मुस्लिम लीग कैबिनेट में शामिल हुई थी। 2019 में जब राहुल गांधी ने वायनाड से नॉमिनेशन भरा था, तब भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता राहुल गांधी के समर्थन में सड़क पर आए थे। अब राहुल गांधी किस मुंह से बोलेंगे कि मेरा समर्थन करने वाली पार्टी जो है वो सेक्युलर नहीं है? ये देखिए, मुस्लिम लीग के लोग सड़क पर राहुल गांधी के समर्थन में उतर गए थे। ये देखिए, झंडा मुस्लिम लीग का लहरा रहे थे, एक तरफ तिरंगा, एक तरफ मुस्लिम लीग का झंडा। ये 2019 की तस्वीर दिखा रहा हूं। तो ऐसे लोग जो दिल खोलकर राहुल गांधी के लिए बिछ गए, राहुल गांधी उनके लिए क्यों नहीं बिछे? लेकिन सवाल इस बात कि राहुल गांधी जब बिछ रहे हैं मुस्लिम लीग के लिए, तो सच बता रहे हैं या नहीं? क्योंकि जिस मुस्लिम लीग को राहुल गांधी सेक्युलर बता रहे हैं,
वो मुस्लिम लीग कितनी सेक्युलर है, यह जानने के लिए हमने इस पार्टी की वेबसाइट को खंगाला। मुस्लिम लीग की खुद की वेबसाइट पर हमें यह जानकारी मिली कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को चलाने वाली जो हाई पावर कमेटी है, उसमें 6 सदस्य हैं। वो 6 के 6 मुसलमान हैं। हाई पावर कमेटी के नीचे मुस्लिम लीग की स्टेट कमेटी आती है, उसमें 3 मेंबर हैं। ये 3 के 3 मुसलमान हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में जो उपाध्यक्ष हैं, उनकी संख्या है 10। ये सभी 10 के 10 उपाध्यक्ष मुसलमान हैं। सेक्युलर मुस्लिम लीग। IUML में यानी मुस्लिम लीग में 11 सचिव हैं, उनमें से 10 मुसलमान हैं। अब आप सोचिए, जिस पार्टी ने ऊपर से नीचे तक सिर्फ मुसलमान 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 भर रखे हैं, कोई हिंदू सिख ईसाई उसको नहीं मिल रहा कि उसको जो है बड़े पद पर बैठा दे, एक आधा को छोड़ के। उसके लिए राहुल गांधी कह रहे हैं अरे ये तो बहुत सेक्युलर लोग हैं। अच्छा, अभी और सुनिए। अब इस पार्टी के अध्यक्षों को देख लीजिए। IUML का गठन 1948 में हुआ था और तब से अब तक मुस्लिम लीग के 6 अध्यक्ष हुए और ये 6 के 6 मुसलमान रहे। 1948 से 1972 तक M मोहम्मद इस्माइल, 1972 से 1973 तक बाफकी तंगल, 1973 से 1994 तक इब्राहिम सुलेमान सैद, 1994 से 2008 तक गुलाम महमूद बानात वाला, एक और मुसलमान अध्यक्ष, 2008 से 2017 तक E अहमद, एक और मुसलमान अध्यक्ष, 2017 से वर्तमान अध्यक्ष KM कादर मुहिदीन, ये भी मुसलमान। मुस्लिम लीग में कुछ भी नॉन मुस्लिम नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को यह पार्टी सेक्युलर लगती है। क्यों लगती है, अभी इस पर भी आऊंगा। अब इनके देश भर में जो सांसद और विधायक है, उनके बारे में भी आपको बताता हूं। जो मुस्लिम लीग है, इसके देश भर में सांसद कितने आपको पता है? इसके सांसद 4 हैं और चारों जो हैं, चारों मुसलमान हैं, चारों मुस्लिम। इनके विधायक कितने हैं? इनके विधायक हैं मुस्लिम लीग के 15। ये सारे भी मुस्लिम हैं। तो ये मुसलमानों की पार्टी, मुसलमानों द्वारा चुनी गई, मुसलमानों के लिए, वो है मुस्लिम लीग। और राहुल गांधी इसको सेक्युलर बता रहे हैं। खुद को सेक्युलर बताने वाली ऐसी पार्टियों की विचारधारा क्या है, इनका एम क्या है, ये आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये मुस्लिम लीग खुद अपना उद्देश्य क्या बताती है, वो अभी आपको आगे बताऊंगा, तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, जिसे राहुल गांधी सेक्युलर बता रहे हैं। लेकिन पहले आप यह भी देख लीजिए कि इस तरह से खुद को सेक्युलर बताने वाली पार्टियों की कमी नहीं है। इसी तरह से एक भाई साहब है ओवैसी, वो भी खुद को सेक्युलर बताते हैं। ओवैसी की पार्टी के भी सांसद और विधायकों के बारे में सुन लीजिए। ओवैसी की पार्टी है AIMIM, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन। इनके भी पार्टी के नाम में मुसलमान जुड़ा हुआ है। इनके 2 सांसद हैं, दोनों मुसलमान, 10 विधायक हैं, सभी मुसलमान, लेकिन ये भी सेक्युलर है। और ये दूसरों से पूछते हैं कि आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिया जी, आपने कितने मुसलमानों को ये बनाया जी और वो बनाया जी। ये दिन रात मुसलमान करते हैं, लेकिन ये लोग सेक्युलर हैं। लेकिन कोई हिंदू का हा बोल दे तो हा करके चढ़ जाएंगे, देखो ये कम है। साल 2021 में टाइम्स नाउ ना भारत के कार्यक्रम में मैंने ओवैसी का इंटरव्यू किया था। मैंने उस इंटरव्यू में भी असदुद्दीन ओवैसी से ये पूछा था कि आपके तो पार्टी के नाम में ही मुसलमान है, तो आप खुद को सेक्युलर कैसे बताते हैं? इस इंटरव्यू के बाद ओवैसी साहब ने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया। मेरा फोन कभी उठाते ही नहीं है, मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं देते। सुनिए उस इंटरव्यू में क्या हुआ था, क्यों ओवैसी साहब इतना नाराज हो गए। लेकिन जब आप सिर्फ मुसलमान करते हैं, आपकी पार्टी का नाम क्या है बताइए सर? AIMIM का फुल फॉर्म क्या है, मुझे बताइए। क्या ये पार्टी इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, पार्टी का ये नहीं, 2 MPs भारत के सर सुनिए, नहीं सर, आप पहले बताइए दर्शकों को कि AIMIM का फुल फॉर्म क्या है। नहीं,
मैं AIMIM का फुल फॉर्म देखना है तो दर्शक जाकर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देखेंगे, मगर आपके दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि इस पार्टी के 1984 से MP हैं जो भारत के संविधान पर ओथ लेते हैं और भारत के संविधान पर यकीन करते हैं। आप मुझे पूछिए कि अकाली दल के बारे में नहीं पूछेंगे, शिवसेना के बारे में नहीं पूछेंगे, AIADMK के बारे में नहीं पूछेंगे, TRS के बारे में नहीं पूछेंगे, TDP के बारे में नहीं पूछेंगे। कितने पार्टीज में आपको बता दो, मेरी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। इलेक्शन कमीशन मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाजत देता है। अगर आपको या किसी और को इससे तकलीफ हो रही है तो जाइए इलेक्शन कमीशन को। नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है सर, बुरी बात मैं तो कह रहा हूं आप खुलकर बोल दीजिए ना। आपको तकलीफ है इलेक्शन लड़ने से? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मेरी पार्टी का नाम सुनिए, मैं बोल रहा हूं, सुनिए, बोलिए, बोल रहा हूं। मेरी पार्टी का नाम कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अंग्रेजी में आपको समझाने के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और जो कोई पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन कमीशन रजिस्टर होती है तो उसको भारत के संविधान को मानना पड़ता है। जब मेरी पार्टी भारत के संविधान में इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड है, संविधान को मानती है, तो इसमें आपको आपत्ति क्यों है? मुझे आपत्ति सिर्फ ये है सर कि आपने अपनी पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन रखा, जिसका मतलब है कि दुनिया पूरे भारत के जो मुसलमान हैं उनकी एकता के लिए मजलिस। और आप वही काम फिर पॉलिटिक्स में करते हैं और दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हिंदुओं की बात ना करें, वो दूसरों की बात ना करें, वो बराबरी की बात करें। आप कहां कर रहे हैं? आप तो सिर्फ मुसलमानों के लिए पार्टी बनाकर बैठे हैं। इसको खुलकर बोल दीजिए कि मैं हिंदुओं की बात नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ है ये। अगर मैं आपको दावत दूंगा, हैदराबाद तशरीफ लाइए, मेरे मेहमान रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि अमित शाह जिस वार्ड में आकर हैदराबाद के म्युनिसिपल इलेक्शन में कैंपेन किए थे, वहां पर चौथी मर्तबा राजमोहन कामयाब हुआ। चौथी मर्तबा 12,000 वोट से बीजेपी कैंडिडेट उठा रहा है। आप आइए औरंगाबाद में चलिए, हमारे कितने नॉन मुस्लिम कॉर्पोरेटर से देख लीजिए। मैं आपको देखना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, ओवैसी साहब, मैं हैदराबाद आया हूं। ओवैसी साहब, आपको भी याद होगा मैं हैदराबाद आया हूं और आपकी ही बाइक पर बैठाकर आपने ही घुमाया। मैंने देखा है। मैं आपसे कहता हूं, आप इतनी संविधान की बात करते हैं तो पार्टी का नाम आप पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल हिंदुस्तानी कर दीजिए। सुनिए, मुसलमान क्यों रखते हैं? अरे भाई, मुसलमान क्या हिंदुस्तान का नहीं है? लेकिन आप सिर्फ मुसलमान के नहीं है ना। आप ये बोलना चाहते हैं? ओवैसी साहब तो मेरे भी हैं, मैं हिंदू हूं लेकिन मेरे भी हैं। बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल आपका हूं, बिल्कुल मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। आप सब्सटेंटिव इक्वालिटी, लेकिन आपकी पार्टी के नाम में मैं नहीं हूं ना सर। बात हो रही है, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, लेकिन आपकी पार्टी के नाम में मैं नहीं हूं। ये मुसलमान हटाइए सर। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर आप भी संविधान में, मैं भी संविधान में हूं। हर पॉलिटिकल पार्टी संविधान को मानती है, संविधान सबसे ऊपर है और संविधान के तहत मेरी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। यह बात आप समझने से कासिर हैं। यानी वो मुसलमान जो अपनी पार्टी में मुसलमीन उन्होंने शब्द लगा रखा, वो हटाने को तैयार नहीं। वहां संविधान का हवाला ले आते हैं और फिर कहते हैं, और दिन रात मुसलमान करते हैं और फिर खुद को सेक्युलर बताते हैं। अच्छा, अभी ये तो AIMIM भी किस तरह से करती वो आपको मैंने याद दिलाया, लेकिन अब तक हमने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बारे में जितनी भी जानकारी जुटाई, जिसको राहुल गांधी सेक्युलर पार्टी बता रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि ये पार्टी मुसलमानों की सियासत करती है। इस पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक मुस्लिम है। पार्टी के नेताओं की जानकारी जुटाने के बाद हमने जब इस पार्टी की विचारधारा के बारे में जानना चाहा तो उससे साफ हो गया कि यह पार्टी कितनी सेक्युलर है। मुस्लिम लीग की वेबसाइट पर लिखा है कि IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भारत में मुस्लिम समर्थक समुदाय के हितों पर जोर देने वाली राजनीतिक विचारधारा पर काम करता है। मतलब या तो आपको मुसलमान होना होगा या मुसलमान की समर्थक विचारधारा वाला होना होगा, तब ये आपके लिए काम करे। मुस्लिम लीग इस विचारधारा को मानने के साथ साथ मुसलमानों और अन्य समुदायों के बीच सद्भाव, आपसी सहयोग और एकता बनाए रखने में विश्वास रखती है। मुसलमान यहां भी टॉप प्रायोरिटी पर है। मुसलमानों और समुदाय, अरे भाई सीधा बोल देते पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान अलग से है और फिर बाकी समुदाय में एकता बनाने की बात। मुस्लिम लीग केरल स्टेट कमेटी मुस्लिम समुदाय की बात करने वाली एकमात्र संस्था है। खुद ही मान रहे हैं कि मुसलमानों की बात करने वाली इकलौती संस्था है जिसने अपने गठन से आज तक भारतीय संसद में अपनी मौजूदगी बनाए रखी।
खुद कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की बात करने वाली इकलौती संस्था है। मुस्लिम पर्सनल लॉ को संरक्षित रखने की जंग को IUML सफलतापूर्वक लड़ता आया है। समझ लीजिए इनका काम क्या है। मुस्लिम लीग ने ही जबरदस्त विरोध की वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष को यह भरोसा दिया था कि संवैधानिक तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई बदलाव नहीं होगा जब तक कि मुस्लिम समुदाय खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ और शरिया में बदलाव न करना चाहे। अब आप समझिए मुस्लिम लीग और राहुल गांधी के परिवार का कितना पुराना रिश्ता है, नेहरू जी तक चला गया। मुस्लिम लीग के तहत कई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनमें सबसे आगे इसकी यूथ विंग है जिसका नाम मुस्लिम यूथ लीग है, इसका स्टूडेंट विंग है जिसका नाम मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन है, एक महिला विंग है उसका नाम है मुस्लिम विमेंस लीग। मुस्लिम बिना लगाए इनका काम ही नहीं चल रहा, लेकिन ये सेकुलर है। IUML से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है केरला मुस्लिम कल्चरल सेंटर KMCC। हर जगह मुस्लिम इनको लगाना ही लगाना है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का इतिहास भी सुनिए, क्योंकि कई लोग इसे जिन्ना की पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से भी जोड़ रहे हैं। आजादी से पहले देश में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी थी जिसने अलग देश के रूप में पाकिस्तान के गठन का आंदोलन छेड़ा था। पाकिस्तान बनने का मकसद पूरा हुआ तो बंटवारे के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भंग कर दिया गया था। जब पाकिस्तान बना, मोहम्मद अली जिन्ना उसके गवर्नर जनरल बने और पाकिस्तान में नई मुस्लिम लीग अस्तित्व में आई। उधर भारत में जिन्ना वाली मुस्लिम लीग का तो अस्तित्व खत्म हो गया, तो उसकी जगह पर 1948 में चेन्नई में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रभाव खासतौर पर केरल और तमिलनाडु में है। केरल में स्टेट पार्टी के तौर पर इसे लंबे समय से मान्यता मिली हुई। राहुल गांधी जो IUML के सेक्युलर होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उसके पीछे एक बात तो यह भी हो सकती है भाई, एक तो आपने देखा कि कैसे मुसलमानों का बल्क में उनको वोट कर्नाटक में मिला तो फायदा हो गया, तो उनको लग रहा है यही मिल जाएगा अगर मैं मुस्लिम लीग को सेक्युलर बता दूं। दूसरा पुश्तैनी रिश्ता है, नेहरू जी के जमाने से कनेक्शन है, 50 साल से ये लोग साथ में। तीसरा हो सकता है राहुल गांधी उनके एहसानों तले दबे हों, क्योंकि राहुल गांधी 2019 में केरल की जिस वायनाड सीट से सांसद चुने गए, वहां पर जो अगर आप देखेंगे, अच्छा कलम यहीं रह गए, वायनाड में अगर आप देखेंगे जहां से राहुल गांधी सांसद चुने गए थे, अब तो संसद सदस्यता चली गई, वहां मुस्लिम कितने हैं? वहां मुस्लिम आबादी है 45% और हिंदू हैं 42%। हिंदू हैं 42%। तो हो सकता है उनको लगता हो भाई इन्होंने ही बल्क में वोट दिया होगा, ये तो वैसे भी बटे रहते हैं, इधर उधर गए होंगे, तो सब मिला जुला के मैं जीत गया, तो इनका एहसान भी है। तो कैसे बोलेंगे कि वो सेक्युलर नहीं? लेकिन हमें लगा आपको फैक्ट्स के साथ बताना चाहिए कि मुस्लिम लीग कितनी सेक्युलर है। पाठशाला में अब उस गैंग का चैप्टर जो आपके पैन आधार कार्ड से गुपचुप तरीके से बहुत सारी कंपनियां खोल चुका है। 6 लाख लोगों को पता भी नहीं चला और 15,000 करोड़ रुपए का चूना कैसे लग गया, देखिए। क्या आपको पता है आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड से देश भर में कितनी कंपनियां चल रही हैं? आप कहेंगे बॉस यहां अपना घर ढंग से नहीं चल पा रहा है, यहां मेरे नाम से कंपनी कैसे चलेगी? 6 लाख लोग इसी भ्रम में थे जिनके साथ धोखा हो गया, और वो भी वो कंपनियां जो करोड़ों अरबों रुपए कमा रही हैं आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड से चल रही हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने कभी किसी को अपना पैन कार्ड नहीं दिया, कभी आधार कार्ड के बारे में बताया नहीं, फिर आपके नाम से कंपनियां कैसे खुल सकती हैं? आपने तो कोई कंपनी खोली नहीं, किसी ने आके आपसे डील नहीं की कि आओ यार चलते हैं कंपनी खोलते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, सुनिए। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो लोगों के पैन कार्ड और आधार कार्ड का इस्तेमाल करके पिछले 5 साल से कंपनियां चला रहे थे। इस गैंग ने 6 लाख से ज्यादा लोगों के पैन कार्ड और आधार कार्ड का इस्तेमाल किया और इससे 2260 जीएसटी फर्म तैयार कर दी। इस गैंग में ज्यादातर लोग सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट निकले। ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, बहुत पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग हैं। बहुत दिमाग लगाया इस फर्जीवाड़े को करने में। इस गैंग के लोगों ने फर्जी कंपनियों से सरकार को करीब 15,000 करोड़
करोड़ रुपए की जीएसटी का फ्रॉड किया सरकार के साथ। 15,000 करोड़। पुलिस ने अब तक 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और अभी 12 से ज्यादा लोग फरार हैं। इसमें भी ज्यादातर सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फरार हैं। पहले आपको इस गैंग के फ्रॉड के बारे में बताता हूं कि यह कैसे काम करता था, कैसे लोगों को पता भी नहीं चला और उनके पैन कार्ड से कंपनियां खोल ले रहा था। सुनिए, पहले गैंग ने 2 टीमें बनाई हुई थी। इसमें पहली टीम लोगों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल इकट्ठा करती थी। ये डॉक्यूमेंट्स अलग अलग जगहों के लिए लिए जाते थे। इनमें मजदूरी करने वाले लोगों को कुछ पैसा देकर उनसे आधार कार्ड ले लिया जाता था। इसके अलावा कई बार आप बैंक के किसी काम के लिए, सिम लेने के लिए या दूसरे जरूरी काम के लिए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड ऐसे दे देते हैं कि लो रख लो। ये लोग फर्जीवाड़े तरीके का इस्तेमाल करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लेते थे। इसके बाद इस गैंग की पहली टीम आपके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराती थी, जीएसटी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराती थी और अपनी दूसरी टीम को बेच देती थी। दूसरी टीम फर्जी कंपनी और जीएसटी नंबर से फर्जी बिल बनाते थे और सरकार से जीएसटी रिफंड क्लेम करते थे। इसे टेक्निकल भाषा में आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। यानी होता क्या है, जीएसटी के सिस्टम में क्या है, हर चीज कहां से एक सामान में पैसा लगा और वो होते होते कहां तक पहुंचा, उसका पैसा रिफंड जाता है जहां जहां मैन्युफैक्चरिंग में चीजों का इस्तेमाल किया गया खरीदने में। जैसे मान लीजिए मैंने 10 रुपए का सामान खरीदा और उसमें 2 रुपए का टैक्स भर दिया और मेरी एक कंपनी है। कल को जब मैं उस कंपनी का टैक्स भरने जाऊंगा और मुझे 5 रुपए का टैक्स भरना है, तो मैंने जो 2 रुपए का टैक्स ऑलरेडी भर रखा है, मैं कह सकता हूं कि भैया वो 2 रुपया मैंने उधर भरा था, इधर 5 भरना है, मतलब मैं 3 ही रुपया और भरूंगा। वो सरकार की तरफ से वापस मिल जाता है। इन क्रेडिट कहते हैं उसको। ये लोग वही खेल कर रहे थे, फर्जी कंपनी बना बना के इनपुट क्रेडिट ले रहे थे। दरअसल जिन कंपनियों के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है उन्हें सरकार रियायत के तौर पर कुछ छूट देती है। मान लीजिए कंपनी मोबाइल खरीदती है कोई कंपनी, तो उस पर 18% जीएसटी चुकाना पड़ता है, लेकिन बाद में ये 18% जीएसटी क्लेम करने पर कंपनी को रियायत के तौर पर वो वापस मिल जाती है। इस गैंग ने अपनी 2000 से ज्यादा कंपनियों में फर्जी बिल बनाए और जीएसटी रिफंड क्लेम के नाम पर 10,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर दिया। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं ये 15,000 करोड़ है, कुछ जगहों पर क्लेम किया जा रहा है ये 10,000 करोड़, लेकिन हजारों करोड़ का सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। आप सोच रहे होंगे कि इसमें आपका क्या नुकसान है, क्योंकि आपकी जेब से तो पैसा गया नहीं, सरकार का नुकसान हुआ। आप कहेंगे करोड़ों की चपत तो देश को लगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आप भी मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि इस स्कैम में आपके जैसे सामान्य लोगों के डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ। इसमें आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन आप सही समय पर अपने आधार कार्ड और पैन के कार्ड के गलत इस्तेमाल की शिकायत कर देते हैं तो आप इस मुसीबत से बच सकते हैं। इसके बारे में सुनिए कैसे करना है। इसके अलावा पैन कार्ड के गलत इस्तेमाल से आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है, मतलब किसी फर्जी लोन के मामले में आप फंस सकते हैं। आपके पैन और आधार कार्ड पर लोन किसी और ने उठाया, चुकाया नहीं, इससे आपका सिविल खराब हो जाएगा और कल को आप मुसीबत में पड़े रहेंगे और लोन लेने जाएंगे तो बैंक कहेंगे तुम तो लोन ही नहीं चुकाते हो, जाओ यहां से। आप कहेंगे मैंने लोन कौन सा लिया, कहेंगे ये देखो तुम्हारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, इस पे तो लोन लिए हो तुम। तब आपकी बत्ती जलेगी, तब तक बहुत देर हो चुका होगा। इसलिए बत्ती आज जलाइए पाठशाला में। ये देखिए, इस स्कैम के बाद आपको चिंता हो रही होगी ना कि कहीं आपका आधार और पैन कार्ड तो इस्तेमाल नहीं हुआ। अब पता कैसे चलेगा कि आपका पैन और आधार गलत लोगों के हाथ में नहीं पहुंचा है, क्योंकि इस गैंग के लोगों ने 6 लाख से ज्यादा लोगों के डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया है। अब 6 लाख में तो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए आपको कुछ पहले टिप्स देता हूं। सबसे पहले आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पर जाना है आपको। यहां पर आपको आधार सर्विसेज में दी गई आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहां आधार नंबर और सिक्योरिटी कोड को दर्ज करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार से लिंक रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी आएगा, इसको आपको
आपको डालकर सबमिट कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक पूरी लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपको यह पता चलेगा कि आपके आधार कार्ड का कहां कहां इस्तेमाल हुआ है। अगर यहां किसी और का नंबर अटैच किया हुआ है तो आप अपने आसपास के आधार सेंटर पर जाइए, अपना नंबर चेंज करवा सकते हैं। 2 से 7 दिन का समय लगेगा, इससे आपका आधार कार्ड सेफ हो जाएगा। तो तुरंत पाठशाला के बाद ये काम कर लीजिएगा, नहीं तो कल सुबह सुबह कर लीजिए, चेक कीजिए आपका आधार कार्ड तो यूज नहीं हो गया कहीं गलत जगह। इसके अलावा अगर आपका पैन कार्ड गलत काम में यूज हो रहा है तो आपको जेल भी हो सकती है। ऐसे में इससे पहले ही आपको यह पता लगाना होगा कि आपके पैन कार्ड का इस्तेमाल आपके अलावा कौन कर रहा है, क्योंकि वो उधर से सरकार के लोग आएंगे, कहेंगे तुमने गलत किया है, तब आप कहेगा अरे नहीं हजूर हम नहीं थे, तब तो नहीं सुनेगा। तो पहले ही आपको जाके बताना है कि बॉस हमारे साथ गलत हो गया है, तो कहेगा हाँ ये ईमानदार आदमी लग रहा है, ये तो खुद ही आया है। तो ये कैसे पता चलेगा आपके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है कि नहीं? इसे चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अपना क्रेडिट या सिविल स्कोर चेक कीजिए। इसे आप अलग अलग वेबसाइट्स के जरिए चेक कर सकते हैं। यह आमतौर पर फ्री होता है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स डिटेल्ड क्रेडिट स्कोर के लिए 300-400 रुपया भी ले लेती हैं। इसमें कुछ डिटेल मांगी जाती हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पैन कार्ड। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे इंटर करने के बाद आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। यहां आपको पता चलेगा कि आपके नाम पर क्या क्या चल रहा है। मतलब किसी ने फर्जी कंपनी बनाई है, उधर कुछ झोल कर रहा है, तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब आएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार मैंने तो कोई लोन नहीं लिया, कोई गड़बड़ी नहीं की, फिर भी मेरा स्कोर खराब आ रहा है, तो मतलब कोई खेल खराब कर रहा है मेरा। अब जब आपको यह पता चले कि कोई आपके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको बैठना नहीं है, इसकी शिकायत सरकारी वेबसाइट पर करनी है। इसके लिए वेबसाइट जो है वो है TIN-NSDL कर सकते हैं। इसमें आप कस्टमर केयर सेक्शन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यानी थोड़ा सा जागिएगा तो जेल में सोने से बच जाइएगा। लेकिन कुछ अपराधी जो होते हैं उनका तो लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। यही थोड़ी अपराधी हैं जिन्होंने आपको या आप जैसे कई लोगों को गलत इस्तेमाल किया। पाठशाला में माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता का चैप्टर भी देखिए। कई महीने से गायब शाइस्ता को मारने की प्लानिंग किसने बना ली है, शाइस्ता कैसे देखती रह गई और अतीक के गैंग पर लेडी डॉन का कब्जा हो गया, देखिए। माफिया अतीक के बाद गैंग का सरगना कौन हो, साम्राज्य कौन चलाए, कौन हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करे, इसके लिए अतीक की माफिया फैमिली में ही गैंग वॉर छिड़ गया है। अब तक तो अतीक के गुर्गे ही एक दूसरे पर बंदूक ताने हुए थे, अब अतीक की फैमिली में जेठानी देवरानी एक दूसरे की खून की प्यासी हो गई है। अतीक फैमिली की क्राइम स्टोरी में नया ट्विस्ट आ गया है। अतीक की काली कमाई पर कब्जे को लेकर फाइट इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा ने अपना अलग गैंग बना लिया है और जैनब किसी भी कीमत पर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के आगे झुकने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, जैनब ने अतीक की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जे के लिए अपने गैंग के गुर्गे एक्टिव कर दिए हैं। जैनब के गैंग के बारे में आपको आगे बताऊंगा। इसके साथ ही बताऊंगा कि कैसे जैनब का अलग गैंग बनने के बाद शाइस्ता परवीन अकेली पड़ गई। लेकिन पुलिस की जानकारी मिली है कि अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और अतीक की बहन आयशा नूरी ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया है और पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए जैनब और आयशा नूरी दोनों प्रयागराज में ही कहीं छिपे हैं, जबकि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अब उनके साथ नहीं है और अकेली पड़ चुकी है। इतना ही नहीं, पुलिस को इस बात की भी पुख्ता जानकारी मिली है कि अतीक की प्रॉपर्टी पर कब्जे और शाइस्ता को टक्कर देने के लिए अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा ने नया गैंग बनाया है। जैनब ने अपने गैंग को ZF56 नाम दिया। ZF मतलब जैनब फातिमा। खबर है कि गैंग के गुर्गे AK-56 जैसे आधुनिक हथियारों से लैस हैं और जैनब के इस गैंग का सबसे बड़ा गुर्गा उसका भाई सद्दाम है, यानी अशरफ का साला, जो अतीक की फैमिली का बहुत बड़ा राजदार भी है। दावा यह भी है कि अतीक की बहुत सारी प्रॉपर्टी जिन लोगों के नाम पर है उनमें से ज्यादातर सद्दाम के करीबी है। आपको याद होगा कि अतीक की हत्या के बाद देश से बाहर दुबई फरार होने वालों में सद्दाम ही पहला शख्स था। दुबई में अतीक की जितनी प्रॉपर्टी है उसकी पूरी डिटेल सद्दाम को पता है। लेकिन जैनब और सद्दाम की राह में सबसे बड़ा रोड़ा गुड्डू मुस्लिम है, जो इस गैंग वॉर में शाइस्ता के साथ बताया जा रहा है। और गुड्डू मुस्लिम को अतीक की प्रॉपर्टी की एक एक डिटेल पता है।